सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को पूनम त्रिपाठी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार आरती। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना। काफी दिनों ये कहना चाहिए कि हमारी ये पहली साथ में हम पहली बार आ रहे हैं श्रोताओं के सामने। तो खैर मज़ा आएगा, आनंद आएगा आपसे बात करके, और श्रोताओं से बात करके हर रोज़ तो मज़ा आता ही है, कहना चाहिए आनंद तो होता ही है। उनके जो कमेंट्स होते हैं, जो टिप्पणी वो लिख कर भेजते हैं, वो काफ़ी मज़ेदार भी होते हैं। इंतज़ार रहता है, बिल्कुल इंतज़ार रहता है। और आज का विषय हम बता दें श्रोताओं को। तो आज जो है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे श्रोताओं ने भी काफ़ी जानकारी भेजी है, और साथ ही हम बात करेंगे संघर्ष से कैसे मिलेगी जीत, यानी संघर्ष से मिलेगी जीत। क्या बात है। और वैसा ही एक विषय है कि जब जी ललचाए तो पोषण ना छूट जाए। जी हाँ, कहने के लिए कि भाई ज़बान में तो बहुत सी चीज़ें जो चटपटी चीज़ें दिखती हैं मार्केट में, चीज़ें दिखती है ना सामने, तो फिर अपने पे कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन भाई पोषण का भी ध्यान रखें। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी हैं आरती, और हम पढ़ेंगे ज़रूर इसको। और आगे आज सखी विशेष में है आज अभिनेत्री शोभा सेन जी, जो बांग्ला फिल्मों की बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री रही थी। और वही यानी जी ललचाने वाली चीजें। हाँ, मतलब हम एक तरफ व्यंजन की भी बात कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि नहीं पोषण का भी ध्यान रखें। व्यंजन ऐसे रहे ना, हम ऐसे घर में बनाए ऐसी इस तरीके की चीजें जो हमें नुकसान ना करे। हाँ, है ना, ये है ललचाएं तो लेकिन नुकसान ना करे, स्वास्थ्यवर्धक हो। मतलब ये दोनों चीजें चाहिए, स्वास्थ्य भी वर्धक हो और स्वादिष्ट भी हो। ठीक है, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। और हम श्रोता से भी कहेंगे, श्रोताओं से भी जो सुन रहे हैं हमारे, कि वो भी ऐसे जो व्यंजन अगर वो जानते हैं तो ज़रूर लिख कर भेजें हमें। बिल्कुल, तो जो जिनके साथ हम अपना स्वास्थ्य भी ठीक रख सकते हैं और अपनी जीभ को भी थोड़ा सा चटपटा स्वाद दे सकते हैं। अच्छा, मतलब दोनों चीज़ हो जाए जिसमें। चलिए फिलहाल हम गीत की ओर बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इतना प्यारा गीत सुन के बिल्कुल मज़ा आ जाता है। हाँ, शुरुआत ही अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, और हमारे श्रोताओं को भी ये गीत बहुत पसंद है। और जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है, तो हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है कि आज से 54 साल पहले की बात है। उस दिन एक बड़ा फैसला हुआ था। ये फैसला था देश के 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण का। सरकार के इस एक फैसले ने करोड़ों भारतीयों की पहुंच बैंकों तक कर दी। कभी मेट्रो और बड़े शहरों तक ही सीमित रहने वाले सरकारी बैंक गांव कस्बे तक पहुंचने लगे। सरकारी योजनाओं को लागू करने में ये बैंक सबसे आगे रहे, लेकिन अभी भी इनकी चुनौतियां ख़त्म नहीं हुई है। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस भारत में 19 जुलाई को मनाया जाता है। 1969 में इस दिन भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न आय वर्ग तक पहुंचाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। इस महत्वपूर्ण कदम से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक नया युग आरंभ हुआ और देश की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। क्या बात है। और बिल्कुल सही है कि ये जो आज का जो दिन है 19 जुलाई, इस दिन 14 महत्वपूर्ण बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए, व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था। हाँ, और पूनम, इस राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, तो इसका मूल उद्देश्य यही था कि बैंकिंग प्रणाली देश के जो आर्थिक विकास है उसके मूल वो जो उसके इसमें करे जाते हैं, उसके हित में जो काम किए जाते हैं उसके कार्यों में सक्रिय सहयोग प्रदान करे और बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्गों सहित सभी क्षेत्रों को पहुंचाने में अहम भूमिका अदा करे। और इस प्रकार से ये प्रमुख जो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का जो मुख्य उद्देश्य था, वो 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा जो राष्ट्रीय, जो केंद्र की बात करें या राज्य सरकार है, किसी भी विधान के माध्यम से निजी उद्योग, संगठन, यहाँ तक कि परिसंपत्ति को अपने हाथों में लेने का अधिकार है, जिसे प्रायः सार्वजनिक स्वामित्व कहा जाता है। बिल्कुल। और 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसी प्रकार 1955 में
में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और बाद में इसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया, जो कि वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बैंक है। और इसके बाद 1969 में 14 वाणिज्यिक और 1980 में 6 और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या हो गई 20। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भारत में बैंकिंग प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार हुआ और जनता का बैंकों पर विश्वास भी बढ़ा। बिल्कुल। और राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्यों में से एक जो था वो है एक जो कृषि है, उद्योग और निर्यात में तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देना, नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और सभी पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, जिससे कि देश का समग्र विकास हो सके और बैंकिंग की सुविधा सुदूर जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन तक भी अपनी पहुंच बनाकर सबको लाभान्वित कर सके। बिल्कुल सही बात। और राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं में बढ़ोतरी भी हुई आरती, और शहर से उठकर बैंक जो है गांव देहात की तरफ चल पड़े। और आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें, ये मैं नहीं, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जुलाई 1969 को देश में बैंकों की सिर्फ 8,322 शाखाएं थीं, जो कि 2023 के आते आते ये आंकड़ा 85,000 को पार कर गया। किसानों को बैंकों से लोन मिलने लगा, प्राथमिकता वाले क्षेत्र चुने गए और राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि क्षेत्र, MSMI, ME, छोटे कारोबारी, स्वरोजगार आदि को प्रोत्साहन मिला। आम आदमी के बच्चों को शिक्षा ऋण मिलना शुरू हुआ। एक तरह से कहें तो ये फैसला जो है देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और करोड़ों भारतीयों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में सहायक रहा, हम ये कह सकते हैं। क्या बात है, और बिल्कुल सही है। और आती आज अगर हम देखें भी तो बैंकों में नई नई सुविधाएं, जैसे नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। आपको अगर घर बैठे ही आप चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, घर बैठे आप चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो ऑनलाइन के द्वारा आप अपना अकाउंट भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और भी मनी ऑर्डर अगर आपको सबमिट करना है या ये करना है तो आप वो भी आप घर बैठे ही आप कर सकते हैं। और अपने बस अपना फ़ोन उठाइए, बस मतलब कुछ सेकंड लगते हैं, आप पैसे ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी चीज़ें करनी है, आप फटाफट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये कहना चाहिए कि ये सरकार जो इन्होंने जो नए नए नियम बनाए हैं, या इन बैंकों की अगर हम बात करें तो इनके राष्ट्रीयकरण के बाद ही या इनके पहल करने के बाद ही ये सारी सुविधाएं जो हैं हम नागरिकों को मिली हैं। तो इसके लिए तो शुक्रगुजार हैं ही हम। फिलहाल हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद फिर हाजिर होंगे। हाँ, तो अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है सखी सहेली कार्यक्रम में। तो क्या बोलती हो आरती, क्या मतलब क्या करें? गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, मैं तुम्हारी दिल की बात सुन ली थी। चलिए, मौसम भी गीत सुनने वाला है। बिल्कुल है। बहुत ही प्यारा गीत। और आज सखी विशेष में हमने लिया है सुप्रसिद्ध बंगाली थिएटर और फिल्म अभिनेत्री शोभा सेन, और जिनका जन्म हुआ था 1923 के सितंबर महीने में अविभाजित बंगाल के फरीदपुर में हुआ था। बंगाली रंगमंच और बंगाली फिल्म जगत को अपने अभिनय की जादू से मंत्रमुग्ध कर देने वाली अभिनेत्री शोभा सेन जी ने प्रसिद्ध अभिनेता, नाटककार, निर्देशक उत्पल दत्त जी से शादी की थी, जो कि अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने न केवल बंगाली बल्कि हिंदी फिल्मों में भी अविस्मरणीय भूमिकाएं निभाई हैं। और बिल्कुल उत्पल दत्त जी को कौन नहीं जानता। और शोभा सेन ने कोलकाता के बेथ्यून कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेने के बाद इप्टा यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में शामिल हो गए वो, और उन्होंने विजन भट्टाचार्य के नबन्ना के ऐतिहासिक प्रोडक्शन में मुख्य भूमिका निभाई। वर्ष 1950 की शुरुआत में वो उत्पल दत्त के लिटिल थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई, जो बाद में पीपल्स लिटिल थिएटर ग्रुप हो गया, जहां उन्होंने उत्पल दत्त जी के निर्देशन में अभिनय किया, यानी वहीं पे मिले। बिल्कुल। और इसी दौरान एक जैसे काम के जुनून ने उत्पल दत्त और शोभा सेन जी को एक दूसरे के प्रति आकर्षित किया और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। शोभा सेन की बहुमुखी प्रतिभा जो थी, उन्होंने न केवल अपने बेहतरीन अभिनय से थिएटर और फिल्मों को रोशन किया, बल्कि साथ ही साथ अपनी खूबसूरत आवाज़ से आकाशवाणी को भी गुंजायमान किया। क्या बात है। और आकाशवाणी में उन्होंने एक स्टाफ आर्टिस्ट की तरह काम किया। शोभा सेन जी ने अपने पूरे जीवन
महिला कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम किया। शोभा सेन प्रतिभाशाली महिला कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहित करती थी। जब शोभा सेन जी के अभिनय से सजे प्रमुख नाटकों की बात होती है तो उनमें हम बात करते हैं ना बन्ना, आड़, टिनेर तलोयार, तितुमिर, कल्लोल, अंगार। ये कुछ यादगार नाटक हैं जिनमें शोभा सेन जी ने अपने अभिनय का जादू बिखेरा। और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में भी काम किया है आरती, जैसे कि भगवान श्री रामकृष्ण जो कि 1955 में आई थी, आदर्श हिंदू होटल, और भी है एक झाड़, ठगनी, पक्का देखा, पसंद अपनी अपनी, और इसके अलावा उन्होंने एक अधूरी कहानी, एक दिन प्रतिदिन, बैशाखी मेघ, शेडोज़ ऑफ टाइम, मतलब बहुत सी बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया है। और इसके अलावा उन्हें नागरिक वर्ष 1977 में उनके सहज अभिनय शैली की बहुत प्रशंसा हुई थी, और फिल्म छिन्न मुल्ल में भी जो कि 1950 में आई थी उसके लिए भी उन्हें सराहना मिली। बिल्कुल। और शोभा सेन जी की उम्र और बढ़ती कमजोरी के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच अध्ययन के लिए उत्पल दत्त फाउंडेशन के कार्यों की वो देखरेख करती रहीं, और शोभा सेन जी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए 10 अप्रैल वर्ष 2010 को मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। क्या बात है, वाकई उनकी प्रतिभा इतनी रही होगी क्योंकि उन्होंने इतने सारे स्टेज शो भी किए हैं और फिल्मों में भी काम किया है, बंगाली फिल्मों में ज़्यादा काम किया उन्होंने। और वो केवल थिएटर और अभिनय के क्षेत्र में उनका जो अभूतपूर्व योगदान था, और इसके अलावा वो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, और अपने बेहतरीन सहज अभिनय से पूरी दुनिया को वो उन्होंने मंत्रमुग्ध कर देने के बाद जो कहना चाहिए 13 अगस्त साल 2017 को 93 वर्ष की आयु में कोलकाता में शोभा सेन जी का निधन हो गया। लेकिन अपने कालजयी अभिनय से यादगार वो बन चुकी हैं, और उनकी फिल्में हमेशा नए कलाकारों को रास्ता दिखाती रहेंगी। बिल्कुल, वो प्रेरणा बन के उनके लिए रहेंगी। बिल्कुल, प्रेरणा की वो तो हैं ही, कहना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में जब हम सुनते हैं आरती तो एक अलग अपने आप में एक जोश भर जाता है ना कि बिल्कुल अच्छा काम करें और करें। हाँ बिल्कुल करें। तो फिलहाल ही गीत सुन लें। बिल्कुल सुनते हैं। भाई संघर्ष की बात हो रही है, और कहना चाहिए कि वाकई जब हम शोभा सेन जी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जब उनकी बातें सुन रहे थे, तो ये इतनी सफलता हासिल करने में ज़रूर मेहनत लगी होगी, बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता। तभी हमारे एक श्रोता ने लिख भी भेजा है कि संघर्ष जो है मानव जीवन का एक आभूषण है, मत छोड़ो गलत समझकर उसका आकर्षण, तुम पहचानो अपनी शक्ति को जिससे लड़कर तुम जीत सको, तुम्हारी तय मंजिल तभी मिलेगी जब मन की निराशा पर जीत मिलेगी, कर्म करने का हो उद्देश्य सदा, संघर्ष की जीत होगी सर्वदा। क्या बात है। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि संघर्ष से मिलेगी जीत, सोना को भी आग में तप कर निखरना पड़ता है, संघर्ष सफलता की कुंजी है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, जीवन में जितना ही कठिन संघर्ष होगा तो समझ लीजिए सफलता आपसे दूर नहीं है, मधुरता का एहसास कड़वा खाने के बाद ही मिलता है। क्या बात है, सही बात है। इन्होंने फिर खाने की बात कड़वा खा लो ना, उसके बाद ही मीठे का स्वाद पता चलता है कि हाँ कितनी ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल सही बात। और वैसे ही हमारे श्रोता ने भी लिख भेजा है कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो और संघर्ष करो, और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को पा न लो। संघर्ष का दूसरा नाम जिंदगी है, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसका जीवन जीवन नहीं, सीखने सिखाने और अनुभव पाने का नाम ही तो संघर्ष है। बिल्कुल। और एक और है श्रोता जो लिखते हैं कि संघर्ष से मिलेगी जीत, जीवन तो संघर्ष है ये तो भली भांति सुनिश्चित है, किंतु इस संघर्ष के अखाड़े की धरती दृश्यमान नहीं है, ये तो बस केवल वही देख सकता है जो ये संघर्ष करता है, फिर इस संघर्ष में उसकी हो रही जीत से उसे हार ही मिलती है या जीत। यहाँ ये आवश्यक है कि उसकी जीत उसके संसार से होती है जिससे वो संघर्ष कर रहा होता है। अपने इस संघर्ष से वो जैसे ही इस संसार को जीतता है उसी दम उसके अंदर उसके स्वाभाविक प्रीति से साक्षात्कार हुआ करता है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर विचार। तो इस विचार के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। अब संघर्ष की बात करें तो पूनम कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिसको संघर्ष ना करना पड़े अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है। बिल्कुल सही। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। और फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि इसे देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से इस चीज़ को करते हैं। और अगर हमें अपने लिए बेहतर जीवन चाहिए, कुछ ऐसा है हमारा लक्ष्य कि हमें उसे हासिल करना ही करना है अपने जीवन में, तो उसके लिए हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा।
और वही संघर्ष है हमारा, उस चीज़ की तरफ बढ़ना ही संघर्ष है हमारा। बिल्कुल सही बात। और आरती ये भी है कि जीवन में मतलब कहना चाहिए ज़िंदगी में जब भी एक नई चुनौती आती है, कठिन चुनौती आती है, और जितनी बड़ी चुनौती होती है ना, सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और ऐसा भी कई बार होता है कि जब हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और अक्सर दिमाग में ये बातें, तरह तरह की बातें घूमती रहती है, तो ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, जीवन थम सा गया है, अब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि हम उस वही ना, जब हम खाली बैठे होते हैं ना, तो ये जो नेगेटिव चीज़ें होती है, जो नकारात्मक चीज़ें होती है, वो सबसे पहले आती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जब आप खाली समय में बैठे हैं और जब आपको लग रहा है कि सामने कुछ मंजिल नहीं दिखाई दे रही है, तो जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसकी ओर आप अपना ध्यान लगाएं और उस ओर मेहनत करें, ताकि आपको वो मंजिल जो है या वो सफलता है, कहते हैं ना कि जब आप पहला कदम तभी होता है जब आप उस बारे में सोच लेते हैं कि आपको करना क्या है। आपने सोच लिया यानी कि आपने आधा काम तो कर लिया। तो ये है कि जब आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ में आप सफलता पाना चाह रहे हैं, कुछ उसको हासिल करना चाह रहे हैं, तो पहले आप सोच लीजिए, एक प्लान बना लीजिए और उसके बाद उस ओर बढ़िए। बिल्कुल ना? क्योंकि ये सब जो चीज़ें वैसे भी कहा गया है ना बड़े लोग, अगर कोई एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। बिल्कुल। तो और वैसे जो चुनौतियाँ आती हैं या परेशानियाँ आती हैं, जो भी समस्या आती है, वो हमें तराशने के लिए भी आती है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अपने ऊपर हमें ये विश्वास है कि नहीं। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है। और वैसे ही हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी है कि चुनौतियां जो होती है, प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ व्यक्ति टूट जाते हैं जबकि कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने। चुनौतियां जीवन को रोचक बनाती हैं और उन पर विजय पाना जीवन को सार्थक बनती है। संघर्ष जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संघर्ष हमारी आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। सफलता के लिए असफलता भी ज़रूरी है ताकि हम ये जान पाए कि क्या नहीं करना है। असफलता हमें सीख देकर जाती है। बिना संघर्ष का जीवन रुके हुए पानी की तरह होता है। कुछ समय बाद पानी में बदबू देने लगता है और बहता हुआ पानी जीवन कहलाता है। इसलिए संघर्ष से ना घबराएं, सामना करें। सकारात्मक सोच हमें सही रास्ता दिखलाता है। बिल्कुल। तो क्या बात कही इन्होंने आरती? बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि अगर रुका हुआ पानी होगा ना, वो सड़ता ही है। जब बहता रहेगा ना, तो उसी में जीवन रहता है। बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। जो कहा गया है उसकी तह में जाकर हम देखते हैं कि बच्चे बड़े होकर जब हम किसी डिग्री विशेष के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उस डिग्री के लिए भी जी जान लगाना पड़ता है। फिर सफलता मिलने पर हम इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक कुछ भी बन सकते हैं और समाज में कुछ करने के लिए निकलते हैं। इसी समय हम पर पारिवारिक दायित्व भी आ जाता है। इस अवस्था में हम एक तरह से संघर्षरत ही होते हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ की प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहना और परिवार की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में हम थक जाते हैं। फिर भी हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। यही इस जीवन का संघर्ष की कहानी है। इसमें हमारा उत्साह ही इस जीवन संघर्ष को सफल बनाने का मूल मंत्र है। आपका उत्साह कम हुआ तो समझो आप फेल हो गए। अतः हमारा उत्साह कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो उत्साह कम नहीं होना चाहिए और उत्साह को बनाए रखने के लिए गीत सुनना जरूरी है। बिल्कुल भाई, चलने का नाम ही ज़िंदगी है तो चलना तो होगा ही। और चलते चलते अगर हम बात करें कि हर समस्या जो होती है उसका एक निर्धारित एक्सपायरी डेट ज़रूर होती है। बिल्कुल होती हर चीज़ की होती है, सिर्फ सामानों की नहीं होती है। बिल्कुल। तो कोई समस्या अगर 15 दिन की है तो कोई सालों तक चल सकती है। बस ज़रूरत है तो इस बात की कि हमें धैर्य रखना है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, या अगर हम बात करें कि जिसकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हंसने का भी मौका देती हैं ना। कई ऐसे भी मौके होते हैं जो उन मौके पर हमें रुला देती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं। लेकिन हर पल अगर हम बात करें, हर चुनौती का अगर हम सामना ऐसा करें कि ये चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती हैं। बिल्कुल, हर समस्या कोई भी कैसी भी क्यों ना परेशानी सिखा के जरूर जाती है कुछ ना कुछ। चाहे असफलता हो या समस्या हो, कुछ भी चीज़ें हो, हमें सीखने को मिलता है। हम जब सीख लेते हैं ना, तो फिर हम जब दुगनी उत्साह से बढ़ते हैं उस तरफ। बिल्कुल। क्योंकि हमें मालूम होता है कि हमें, जैसे उन्होंने लिखा श्रोता ने, कि हमें मालूम होता है कि हमें क्या नहीं करना है। हाँ,
बिल्कुल। और श्रोता की अगर हम बात करें तो हमारे श्रोता ने लिखा भी है कि संघर्ष से मिली जीत सोना को भी आग में तप कर निखरना पड़ता है। संघर्ष सफलता की कुंजी है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। जीवन में जितना ही कठिन संघर्ष होगा तो समझ लीजिए सफलता आपसे दूर नहीं, मधुरता का एहसास कड़वा खाने के बाद ही मिलता है। अच्छा, इन्होंने ये पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। खैर, और आगे भी एक हमारे श्रोता ने कुछ लिखा है। आरती? हाँ, उन्होंने लिखा है कि जीवन का लंबा संघर्ष अक्सर उन लोगों को मजबूत बनाता है जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो जीवन को जीना जानते हैं और जो लोग जिंदगी की सच्चाइयों से वाकिफ होते हैं। उन्हें जिंदगी कभी संघर्ष ही नहीं लगती, उन्हें तो ये जीवन की प्रक्रिया लगती है जिसे उन्हें अपने नित्य कर्मों की तरह करना है। जो लोग अपने अनुभवों से जिंदगी को समझने की क्षमता रखते हैं उनके पास जीवन के हर मर्ज की दवा होती है। इसलिए ऐसे लोग जीवन में आने वाले हर तरह के संघर्ष का मुकाबला कर लेते हैं। अवसाद में वो लोग आ जाते हैं जो जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। इसलिए वो लोग संघर्ष करके लड़ने के बजाय अपने आप को मनोविकारों में घेर कर अपने जीवन को बिना संघर्ष के ही गंवा देते हैं। मतलब आपको परेशान तब भी होना है, अगर आप नहीं सामना करते हैं तब भी आपको परेशान होना है। तो इससे बेहतर है कि आप उस चीज़ का सामना करें, क्योंकि अगर आप मुसीबतों से छूट के भागने की कोशिश करते हैं ना तो और मुसीबतों को न्योता दे देते हैं आप। बिल्कुल सही बात। और एक बात और है जो हमेशा मतलब ध्यान में होनी चाहिए कि कभी जो है वो खुद जब भी चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं तो किसी के साथ तुलना ना करें कि उसे तो ये करने पे ये इतनी सफलता मिल गई और मुझे ये नहीं मिला। जैसे हमने कोई एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दी, तो हमें तो वो सफलता नहीं मिली, हमने तो बहुत मेहनत की, हम तो रात रात भर पढ़ते थे। या कोई भी चीज़ है, अगर हम नौकरी की ही बात करें तो ये तुलना ना करें, क्योंकि हर की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है और हर के दायित्व अलग अलग होते हैं, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। तो इन चीज़ों पर अगर आप तुलना करेंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे या आप और हतोत्साहित हो जाएंगे कि यही सोचेंगे कि हमने शायद हमने वैसा काम नहीं किया, हमने वैसी पढ़ाई नहीं करी या उतना काम नहीं किया, तो वो चीज़ हमें और परेशान करेगी फिर, और हम जो चीज़ हमें करना चाहते हैं ना वो पीछे छूट जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें ना, तो बहुत अच्छा होगा। अपने आप को ही सबसे बेहतर समझना ना जरूरी है कि आपको दूसरों से तुलना करना होता है। बिल्कुल सही बात है। और ये भी है कि जब चुनौतियों की बारिश होती है तो ना जो परीक्षा होती है, हर पल हमारी जो ऐसी नीति रहती है कि उस नीति के वार को बेअसर करते हुए खुद को विजेता बनाना हमारे स्वयं के हाथ में है, बिल्कुल ना। इसलिए कभी भी हार ना माने और हमेशा डटे रहें। बिल्कुल, क्योंकि ना जिंदगी हमें दो विकल्प देती है, या तो आप काम करिए, लड़िए उस चीज़ से, या फिर आप बैठ जाइए। अगर आप बैठ गए तो फिर हमें मतलब असफल तो आप हैं, हाँ। लेकिन अगर आप लड़ने के लिए तैयार है ना तो सफलता तो आपकी कम से कम गुंजाइश तो आपने उसको जिंदा रखा कि हम जीत सकते हैं। तो वो जीतने की गुंजाइश के लिए काम करिए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए मतलब अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए। और रही बात जीवन में संघर्ष की तो है ही, और अगर पेट की अगर हम बात करें मुझे मालूम था इसी बात पे आने वाली है पुनः। तो पेट की बात करें तो ज़बान पे अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो हम पोषण चीज़ों को भी ले सकते हैं, अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि भाई पोषक तत्व तो बहुत ज़रूरी है, पर जी ललचा जाता है। पानी पूरी, समोसे और कचौरियों पर नूडल्स, बर्गर, तो सचमुच पोषक तत्व ताक पर ही धरा जाता है और हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर ये गलती हो जाता है तो दूसरे दिन हमें सख्ती से दिनचर्या को दुरुस्त करें। ताज़े फल, छाछ, स्प्राउट, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। सप्ताह में एक दिन अनाज नमक भी छोड़ें। अगर एक दिन संभव नहीं तो एक टाइम तो अनाज नमक नहीं खाएं। तो मतलब ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर कभी आपसे भूल चूक हो जाए तो इस तरह से वो मैनेज किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि आजकल बरसात के मौसम में सादा खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, कुछ तीखा और मीठा, कुछ स्वादिष्ट भोजन करने का मन करता है। मौसम के हिसाब से स्वाद भी बदल जाता है। इस समय बाजार का भी खाने का खतरा रहता है, तो जो कुछ भी खाना हो वो घर पर भी बनाएं। स्वादिष्ट उतना अच्छा ना भी हो पर फिर भी थोड़ा अलग हटकर खाना हो जाता है। अपने हिसाब से मीठा और तीखा, तेल मसाले इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही कानून है, कुछ भी बना सकते हैं यहाँ, जरूरी नहीं बाहर का ही खाना। हाँ, बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जो जंक फूड जो मिलते हैं, जो बाहर मिलते हैं, जैसे हम कभी समोसा जहाँ बन रहा हो या कचौरी इस तरह की चीजें बन रही हो ना, वहां से जाओ पानी पूरी दिख जाए, अरे ऐसा लगता है कि अरे थोड़ा सा कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा ही लेते हैं, बिल्कुल। और वही नुकसान कर जाता है, तो आ जाती है। लेकिन
हाँ वही है कि भाई इन बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कि उसके चक्कर में स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ और उसके बाद हमको कड़वी कड़वी गोलियां निकलनी पड़ती हैं। वो तो है ही। और हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि पोषण को ताक में रख ही दिया जाता है जब अपनी रुचि का कोई व्यंजन सामने आ जाता है। मैं तो मीठा देखकर पता नहीं कितनी क्रेजी हो जाती हूँ, सब कुछ भूल कर मन भर कर खा ही लेती हूँ। चाट पकौड़े उतना नहीं खाती, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, हलवा, केक, कुछ भी सब चलता है। इनकी बात सुन के तो मुझे भी, मेरे मुंह में भी पानी आ गया। बिल्कुल। और एक श्रोता का तो लिखना है कि जी जो रहती है ना बात की यहाँ ललचाने की, तो फितरत ही ऐसी है कि मीठा देखने के बाद हम रुक नहीं सकते, और एक ज़माने में सुबह सुबह बिना दातुन के मिठाई के 1 2 3 पीस खा लेना आम बात थी। आम बात थी तो भाई ये है, लेकिन हाँ ठीक है, पेट की बात अगर करें और मुंह की बात करें तो भाई लाजमी है, जब नाक में जब सुगंध जाएगी और मीठा दिखेगा तो हम वो कर ही लेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश यही करें कि जैसे कि इन्होंने कहा ही ना कि पोषक जो चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपने खा लिया तो दूसरे दिन आप नमक ना खाएं, कम खाएं, एक टाइम जो अनाज कर लें, एक दिन का उपवास रख लें, उपवास ही रख लें, तो थोड़ा सा तो एक दिन मन भर के खा लिया तो एक दिन छोड़ दीजिए। बिल्कुल। और फिलहाल एक गीत सुनवा दें। बिल्कुल। जो भी पूनम, जो भी जंक फूड हम लोग खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं ना बाहर की, उसमें बहुत ज़्यादा नमक, चीनी, और कितना ज़्यादा नमक है, चीनी है, क्या कौन से आर्टिफिशियल कलर यूज़ किए हैं, हमें कुछ पता होता नहीं है, और हम वो खाते तो स्वास्थ्य पे बुरा असर तो पड़ना ही पड़ना है। वो तो है ही। और यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, अनियंत्रित कैलोरी भी इसमें कहना चाहिए होती है, जिसकी वजह से शरीर में जो मोटापा बढ़ जाता है ना। और कैलोरी जो है मोटापा तो बढ़ाता ही, साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी जो हैं वो आ जाती हैं, जो कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए खराब है। और बिल्कुल। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, तभी देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी इतने मोटापा उनको घेरे रहता। मोटापा होने की वजह से उनको पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां भी परेशान करती हैं, क्योंकि मोटापा सब बीमारियों की जड़ है, कुछ ना कुछ परेशानी उससे होती ही होती है। वो तो है ही। और इसीलिए जब बार बार चॉकलेट या बिस्किट खाने की आदत है तो उसकी जगह पर अगर हम ये करें कि घर के जो नाश्ते हैं वो बनाने की आदत डालें, बनाएं और उसको खाने की आदत डालें। और जैसे कि नूडल्स होते हैं जो कि मैदा का होता है, उसकी जगह आप आटा या मल्टीग्रेन नूडल्स खरीद सकते हैं। उसी तरह ये भी है कि जो मेयोनीज होते हैं उसको भी हम घर में बना सकते हैं। वैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आजकल तो यूट्यूब वगैरह जो चैनल वगैरह में आपको देखने मिल जाता है। अगर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, अगर आप घर में आप मेयोनीज बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप जैसे दही है, दही आपके पास को बढ़िया से जमा रखा है, पानी निकाल दीजिए उसका, उसमें बढ़िया से लहसुन पीस के मिलाइए, नमक मिलाइए, आपका मेयोनीज तैयार है घर में। क्या बात उसको यूज करिए। अरे वाह, तो ये देखिए इन्होंने एक रेसिपी और एक व्यंजन भी बता ही दिया कि घर पे, हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य के साथ स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी अगर इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो जैसे नूडल्स है या कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर आपने ढेर सारी सब्जियां मिला दी ना, तो वैसे भी पौष्टिक हो जाता है वो। बिल्कुल सही बात। तो ज़्यादातर जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, जो मिलेट्स की हम बात करें तो उन चीज़ों से भी, जैसे कि डोसा की अगर हम बात करें तो सिर्फ उड़द दाल, चना दाल ही नहीं, उसमें आप और भी दालें मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें ज्वार से भी आप जो है डोसा बना सकते हैं भिगा के। हाँ, और उसमें रागी है, रागी आप डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप जो घर में अगर आप कुछ बना रहे तो उसको पौष्टिक आप किया जा सकता है। बिल्कुल। और वैसे भी जो कुपोषण है उससे तो हम सब परिचित ही हैं, लेकिन अति पोषण जो है ना उससे बहुत कम लोग परिचित हैं। कि जैसे कि हम जब कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें कैलोरीज कितनी है हम देखते ही नहीं कि उस पर लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले तो हमें देख के लेना चाहिए कि उस पर लेवल पे लिखा क्या चीज़ है, इंग्रेडिएंट कितने लिखे हैं, उसमें क्या क्या कैलोरी लिखी है, कितना नमक चीनी उसमें मिल रहा है, हमें क्या चीज़ मिल रही। तो वो चीज़ होती है ना, वो अति पोषण हो जाता है, कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा हम ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो कुपोषण तो हमें परेशान करता है समस्या। आजकल जो परेशान करी सबसे ज़्यादा वो है अति पोषण, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें अधिक मात्रा में चली जा रही हैं शरीर के अंदर, यानी कि बैलेंस करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि तभी स्वाद भी ले सकते हैं ना। जब बीमार रहेंगे तो स्वाद भी नहीं आएगा कोई। स्वाद की बात चल रही है आरती, तो फटाफट व्यंजन भी बता दिया जाए। एक बहुत ही अच्छा मुझे अच्छा लगता है वो है पाइनएप्पल पनीर घेवर। क्या बात है। उसकी सामग्री आप नोट कर लीजिए। उसमें आपको चाहिए 1 पाइनएप्पल, 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम चीनी, 1 टेबलस्पून पिस्ता जिसे आप बारीक काट के रखिए, और 10-12 धागे केसर के, 2 टेबलस्पून चीनी पिसी हुई हो, और थोड़ा सा दूध।
अब उसकी विधि नोट करिए। पाइनएप्पल छील कर सावधानी से हल्के हाथों से उसके आधा इंच मोटे रिंग्स काट लें, गोल गोल काट लें, और केसर को 1 चम्मच दूध में भिगो दीजिए। दानेदार चीनी की 1 तार की चाशनी बनाइए और पाइनएप्पल के स्लाइस जो बना रखे हैं आपने उसमें डाल दीजिए। इन्हें उलटते पलटते रहिए और 5-7 मिनट बाद जब ये मुलायम हो जाएं तो एक चलनी पर रख दीजिए जो आटा छानने वाली रहती है, ताकि अतिरिक्त चाशनी जो है वो झड़ जाए। पनीर को मैश करके चिकना करें एकदम अच्छे से, और उसके बाद उसमें पिसी हुई चीनी मिला दीजिए। हाँ, तो चीनी की जगह अगर गुड़ भी ले सकते हैं, और क्या, तो वो पौष्टिक हो जाएगा। बिल्कुल। और पाइनएप्पल को के रिंग्स पर फैला दीजिए और उसे एक साथ करके पिस्ता केसर से सजाकर सर्व करिए। क्या बात है। तो ये हो घेवर बन गया, फ्रूट वाला घेवर। बिल्कुल, ना तला ना कुछ किया आपने, कितना अच्छा भी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो चलिए जाते जाते गीत सुन लेते हैं।